और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम फरीदाबाद हरियाणा से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत कर रहे हैं। शाइनिंग हरियाणा में तमाम खास मेहमान आगे भी आपसे जुड़ेंगे, तमाम क्षेत्रों के दिग्गज जुड़ेंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे उन क्षेत्रों को लेकर, उद्योगों को लेकर क्या सिचुएशन है, क्या अपॉर्चुनिटी बन सकती है हरियाणा में, फरीदाबाद में। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा कर रहे हैं और बढ़ेंगे हम अपने तीसरे सेशन की तरफ। इस सेशन को होस्ट करेंगे हमारे इनपुट एडिटर राज वर्मा और साथ ही इस सेशन के गेस्ट होंगे सिद्धांत बंसल, डायरेक्टर एसएसबी हॉस्पिटल। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। संदीप सिंघल, समाज सेवी। संदीप जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कोरोना काल में समाज सेवियों ने बहुत अहम भूमिका निभाई और इसके बाद इसी को लेकर ये कहीं ना कहीं चर्चा करना अपने आप में बेहद जरूरी हो जाता है। ओवर टू यू राज वर्मा। चल रहा है माइक। शाइनिंग हरियाणा 2022 लगातार जारी है और हम तमाम मुद्दों पर बात कर रहे हैं। अब हम इस सत्र में बात करेंगे कि फरीदाबाद की जो तस्वीर है वो कितनी बदली है। दरअसल किसी भी शहर की, प्रदेश की या देश की तस्वीर और तकदीर को अगर बदलना है तो उसमें सरकार और प्रशासन ही नहीं, आम लोगों की भागीदारी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी भागीदारी से हम एक अच्छा समाज, एक अच्छा शहर, एक अच्छा प्रदेश बना सकते हैं। तो मेरे साथ जो खास मेहमान है, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले संदीप जी आपसे फरीदाबाद की बात करें। इस बदलते दौर में फरीदाबाद को कितना हुआ बदलता हुआ आप देख रहे हैं। विकास की बात करें तो कितना विकास जो है वो फरीदाबाद में हुआ है, और अगर खामियों की बात करें जहां लगता है कि हाँ अभी भी इन जगहों पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उसी के बाद कहीं ना कहीं हम एक बेहतर शहर दे सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इंडिया न्यूज़ हरियाणा को बहुत बहुत हार्दिक बधाई कि उन्होंने इस प्रकार का एक शाइनिंग हरियाणा आज का कार्यक्रम आयोजित किया। और जैसा कि आपने अभी फरीदाबाद के बदलते स्वरूप की बात करी, तो मैं एक अच्छी बात यह अभी जो पिछले दोनों सेशन में देख रहा था, उसमें जो राजनीतिक अपने नेतृत्व के लोग यहाँ बैठे हुए थे, वो जिस प्रकार की बातें कर रहे थे कि ये चीज़ें बदल रही हैं और सामाजिक जो समस्याएँ हैं सड़कों की या जो भी है, लेकिन अब इसमें कहीं ना कहीं एक बात भूल जाते हैं। अगर हम पुराना एक परिदृश्य याद करें फरीदाबाद का, तो फरीदाबाद की पहचान केवल एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में हुआ करती थी, या हम इसे कहते थे कि एक देश का, एक हरियाणा का मैनचेस्टर कहने वाली एक बात हुआ करती थी। लेकिन एक अच्छी बात पिछले समय में जो उभर के आई है कि अगर हम फरीदाबाद को एक बड़ी बारीकाई से अगर अध्ययन करके देखें तो एक चिकित्सा सुविधाओं का एक हब और एजुकेशन का एक हब के रूप में अपनी एक पहचान नहीं बनाता जा रहा है। जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स फरीदाबाद में आ गए। आज हमारे साथ साथी एसएसबी हॉस्पिटल से बंसल साहब बैठे हुए हैं, और भी बड़े मेट्रो, एशियन और अम्मा जो हॉस्पिटल यहाँ बना रही हैं। तो एक नई पहचान की ओर फरीदाबाद बढ़ रहा है। तो हमारे लिए एक ये बड़ी खुशी की बात है और गौरव की बात है। जिस प्रकार जब चीज़ें स्वरूप बदलती हैं अपना, तो उसमें कुछ ना कुछ समय और समस्याएं तो आती हैं। जैसा अभी पूर्व मंत्री विपुल गोयल जी ने एक सड़कों के बारे में बड़ी एक अच्छी बात बताई थी कि जैसे पुराने मकान को अगर आपने रिपेयर करना है तो थोड़ी असुविधा तो होती है, तो उन सब असुविधाओं को कुछ समय के लिए, हालांकि प्लानिंग में थोड़ी बहुत कमी रही, वो जरूर होनी चाहिए। और जैसे एक नए स्वरूप की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो हमें बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी उसमें निभानी चाहिए और खुले दिल से स्वागत करना चाहिए इस चीज़ का। लेकिन कमियों की जहाँ तक बात है, जैसे मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि प्लानिंग की जो छोटी छोटी कमियाँ रहती हैं, उसका एक बड़ा खामियाजा यहाँ रहने वाले नागरिकों को भुगतना पड़ता है। अगर हम उस पर थोड़ा ध्यान लगाएं और एक प्रॉपर तरीके से प्रशासन और जनता सहयोग करके काम करे, तो फरीदाबाद में आने वाली ये समस्याएं दूर हो जाएंगी और हर चीज़ हमारे लिए काबिल तारीफ होगी। जाहिर सी बात है, मिलजुल कर ही काम करना पड़ेगा, तभी हम एक अच्छा बेहतर शहर दे सकते हैं, वो विकास दे सकते हैं। सिद्धांत बंसल जी, कोविड के 3 लहरें देखी, पहली, दूसरी और तीसरी। दूसरी लहर में जिस तरह का हाहाकार मचा, जिस तरह की परिस्थितियां बनी थी, उम्मीद कर रहे हैं कि अब जिस तरह से एक बार फिर से आंकड़े एक बार फिर कोविड के बढ़ रहे हैं, चूंकि आप हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, हॉस्पिटल आप चलाते हैं, उस नाते अभी क्या देखते हैं कि कितनी मुश्किलें और कितनी चुनौतियां ये जो बढ़ते हुए आंकड़े हैं वो हमारे सामने लाकर खड़ा कर सकते हैं। हाँ जी, कोविड का इस वक्त थर्ड वेव जो है, इस वक्त अभी हमारे हरियाणा स्टेट में 500 से 600 केसेस आ रहे हैं पर डे के। बट जो बात है कि 500 से 600 केस आ रहे हैं वो सारे ओपीडी बेसिस पे ट्रीट हो रहे हैं। सारे के सारे माइल्ड इन्फेक्शन के हैं। हॉस्पिटलाइजेशन लेस देन 1% पेशेंट्स को है, और फीवर और कॉफ मतलब खांसी और बुखार 3 से 5 दिन रहता है, उसके बाद पेशेंट रिकवर कर जाता है।
और इसका रिकवरी रेट का जो ये श्रेय है, जो हमारी थर्ड वेव है ओमिक्रॉन की वेव, ये माइल्ड इसलिए रही है क्योंकि हरियाणा सरकार ने बहुत अच्छे वैक्सीनेशन प्रोग्राम किया है इस पूरे स्टेट में। अब मैंने आंकड़े के हिसाब से फर्स्ट जो डोज है वैक्सीनेशन की, उसकी 100% कवरेज हो चुकी है फ्रॉम 18 to 55 ईयर्स, और जो सेकेंड डोज है वैक्सीनेशन की, उसकी 85% कवरेज हो चुकी है पूरे स्टेट में। तो इस वैक्सीनेशन ड्राइव के चलते जो इन्फेक्शंस आई, जो सर्ज आया कोविड का, वो 500 से 600 केसेस माइल्ड इन्फेक्शंस का आया। रिकवरी रेट 99% रहा है। तो इससे मेरे कोविड का वेव जो है ये अब पीक के बाद धीरे धीरे माइल्ड केसेस डिक्लाइन पे है। अभी जो देखने में आ रहा है, बच्चों में ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, तो बच्चों के लिए मुश्किलें होंगी, क्योंकि पहले भी देखने में आया था कि जो सेकंड वेव में जो नंबर ऑफ डेथ थी, वो जो यूथ था, खासतौर से 30 साल से 45 साल के बीच ज्यादा डेथ हुई थी, कि अब वो लापरवाही थी। और अभी अगर बच्चों के लिहाज से ध्यान रखें तो वो कितना ध्यान रखने की जरूरत है? इस वक्त जो सरकार ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम एक्सटेंड किया है 12 to 18 ईयर्स का, वो काफ़ी अच्छी चीज़ की है। तो उससे 12 to 18 ईयर्स के चिल्ड्रन भी कवर हो जाएंगे वैक्सीनेशन पे, तो उनको भी सेफ्टी और सिक्योरिटी मिलेगी। सेकेंड वेव जो थी, उस वक्त हमारी इम्यूनिटी कम थी, जो वायरस था वो डेल्टा स्ट्रेन था, तो डेल्टा स्ट्रेन में लंग इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा थी, उसमें ब्रीदिंग डिफिकल्टी और मोर्टेलिटी ज़्यादा थी। बट जो ओमिक्रॉन का वेव है, जो थर्ड वेव है, इसमें माइल्ड इन्फेक्शंस रही हैं, चिल्ड्रन भी आ रहे हैं हॉस्पिटल में, बट माइल्ड इन्फेक्शंस फीवर कॉफ से आ रहे हैं और रिकवर कर रहे हैं। सिद्धार्थ बंसल जी, एक बड़ी जो सवाल उठा था प्राइवेट हॉस्पिटल्स के कोविड के दौरान, देखिए सभी ने मेहनत की क्योंकि वो वक्त ऐसा था, चुनौतियां सभी के सामने थी, लेकिन कई सवाल भी उठे थे और खासतौर से प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर ये सवाल उठे थे कि बहुत ज़्यादा ओवर बिलिंग की गई, चार्जेस बहुत ज़्यादा थे, और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वो कहीं ना कहीं कोलैप्स हो गया था। तो क्या हम लोगों ने वहाँ से सबक लिया, हम कुछ सीखे हैं कि जो एलिगेशंस लग रहे थे कि उससे किस तरह से हम बाहर निकले, एक अच्छा मैसेज आए, क्योंकि स्वास्थ्य जो है वो बिजनेस नहीं है, सेवा है। और दूसरा, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने अब इतना बेहतर कर लिया है कि अगर भविष्य में भगवान ना करे इस तरह की परेशानी आए, तो हमारा जो हेल्थ सेक्टर है वो इतना बेहतर हो गया, इन चुनौतियों से निपट सकता है? हाँ जी, सेकंड वेव जो थी उसमें हॉस्पिटल सारे फुल थे और काफ़ी वो ख़राब टाइम था पूरे देश के लिए, स्टेट्स के लिए। बट इस वक्त जो प्रिपरेशन है सरकार की वो काफ़ी बेटर है। इस वक्त ऑक्सीजन, उस वक्त भी ऑक्सीजन का शॉर्टेज था, बट वी मैनेज समहाउ, एंड नाउ अब ऑक्सीजन की कैपेसिटी सरकार की बढ़ गई है, हॉस्पिटल्स की बढ़ गई है। और सबसे अच्छी बात जो सरकार ने करी है वो ये है कि अगर कोविड पेशेंट एडमिट होता है तो उसके चार्जेस फिक्स्ड हैं, कैपिंग हो गई है प्राइसेस पे। तो कोई भी हॉस्पिटल प्राइवेट वो अपने हिसाब से मन घड़न नहीं चार्ज कर सकता पेशेंट को, उनकी कैप्ड प्राइसिंग है। और एक और जो सबसे अच्छी बात है सरकार की वो ये है, उन्होंने आयुष्मान भारत में कवरेज दी है कोविड पेशेंट्स को, उसमें 5 लाख तक का कवरेज है पर फैमिली पर ईयर। तो उससे अगर किसी को कोविड हो, इन्फेक्शन हो जाए, लंग इन्वॉल्वमेंट हो जाए, ऑक्सीजन शॉर्टेज हो जाए, एडमिट होना पड़े, तो वो फिर आयुष्मान भारत में भी कवर्ड है, प्राइसेस की कैपिंग है, ऑक्सीजन। आयुष्मान भारत वाला मुद्दा आपने अच्छा बताया, मैं इस पे आऊंगा। एक सवाल मैं पहले संदीप जी से ले लेता हूं। संदीप जी, भागीदारी की हमने बात की थी, कोविड के इस दौर में वो भागीदारी दिखी भी, एक दूसरे का साथ दिया हम सभी ने, लेकिन सेकेंड वेव के दौरान वो भागीदारी नहीं दिखी। अब सवाल ये है कि अगर हमें सोसाइटी को बेहतर करना है, संदेश तो अलग अलग स्तर पर जो है दिए जाते हैं कि आप साफ सफाई का ध्यान रखिए, कहीं आप कुछ गलत देखते हैं तो आप तुरंत पुलिस को बताइए, लेकिन वो भागीदारी असल में दिखती नहीं है। हम सिर्फ ब्लेम करते हैं अपने सिस्टम को, और अगर इसको ब्लेम ही करते रहेंगे तो सुधार कैसे आएगा, एक बेहतर समाज कैसे बनेगा? देखिए, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि पूरी तरह से जिम्मेदारी यदि सरकार और प्रशासन के ऊपर छोड़ दी जाए तो जनता अपने कर्तव्य से नहीं बच सकती और कहीं ना कहीं उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। और कोरोना की जो दूसरी लहर का प्रकोप पूरे देश ने झेला था, उसमें बिल्कुल निश्चित रूप से तय है कि हम लोगों की अपनी अनदेखी का ही हमें खामियाजा भुगतना पड़ा था। लेकिन इसी बीच एक बात और भी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रशासन जिस प्रकार के जो भी नियम कानून जो भी बनाता है, ये हमने उस समय भी जब सेमिनार हुए थे तब भी हमने बड़ी मजबूती से ये बात रखी थी कि स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं को अगर लूप में लेकर के, उनको कॉन्फिडेंस में लेकर के, उनके साथ एक बेहतर सामंजस्य बिठा करके यदि दिशा निर्देश लागू किए जाते हैं तो उनके रिजल्ट कंपैरेटिवली बेहतर आते हैं। और मैं एक दूसरी बात इसी बीच में कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार कोरोना की हमने दूसरी लहर की बात करी, जितने प्राइवेट संस्थान थे, निश्चित रूप से हर किसी व्यक्ति की क्षमता नहीं होती कि वो उनका इलाज के खर्चे को वहन कर सके। और जैसा भी बंसल जी ने कहा कि एक
अमाउंट फ्रीज हो जाती है, तो वो कहीं ना कहीं ये चीज़ें उस टाइम पे देखने को नहीं मिल रही थी। अब उसको हम दूसरे पक्ष की तरफ से देखें तो मनमानी दिखती है, लेकिन मनमानी नहीं है। हर किसी चीज़ की एक लागत कीमत होती है। व्यक्तिगत हॉस्पिटलों की भी अपनी एक लिमिटेशंस हैं, वो उससे ज़्यादा नहीं जा सकते। लेकिन फरीदाबाद में जो एक बहुत बड़ी कमी है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो इतनी अच्छी तरह से आ रहे हैं, बन रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन सिविल हॉस्पिटल जो यहाँ का एकमात्र हॉस्पिटल है, बीके हॉस्पिटल, उसकी दुर्दशा जितनी है उसकी तरफ प्रशासन और सरकार की जो अनदेखी है वो कहीं ना कहीं ज़रूर, मतलब मैं उसे काबिल गौर कह सकता हूँ कि सारी चीज़ों के बीच में आप एक बहुत बड़े मुद्दे को बार बार छोड़ देते हैं। और कभी आप जाकर के बीके हॉस्पिटल का हाल देखिए, जो जन सेवा, जो सेवा वहाँ पर मिलनी चाहिए उस प्रकार की कोई सुविधा वहाँ पर नहीं होती, और वहाँ केवल व्यक्ति मजबूरी में जाता है। यदि किसी व्यक्ति के पास इतना थोड़ा सा भी अरेंजमेंट है तो वो किसी ना किसी प्राइवेट हॉस्पिटल को प्रेफर करता दिखाना। तो एक बहुत बड़ा जो बैकलॉग हमारे इसका क्षेत्र का है फरीदाबाद का, वो ये कि एजुकेशन और हेल्थ के मामले में एक तरफ तो हम एक हब की तरफ बनते जा रहे हैं। देश का कोई ऐसा अच्छा ब्रांड नहीं है जिसका स्कूल फरीदाबाद में ना हो। देश में जिस प्रकार की सुविधाएं चिकित्सा की चाहिए, कौन सा हॉस्पिटल ऐसा है जहाँ पर वो सुविधा उपलब्ध ना हो। मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्तर तक का यदि आपको इलाज चाहिए तो फरीदाबाद में अवेलेबल ना हो। लेकिन दूसरी तरफ आप देखो, उन्हीं दोनों सेक्टर्स में इतनी मारामारी है कि जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं उनके लिए इलाज और शिक्षा दोनों फरीदाबाद में पाना एक सपने से बड़ा नहीं है। और ऐसे लोग भी हैं कि अगर किसी गंभीर बीमारी से उनका कोई घर का सदस्य पीड़ित हो जाए तो उनका सारा आर्थिक जो बजट है वो बिगड़ जाता है, और वो इंसान अगर इलाज कराएगा तो सड़क पे आ जाएगा, नहीं तो बंदा अपनी जान से जाएगा। तो एक दोनों पहलुओं पर सरकार को बहुत विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि शिक्षा की बात कर लें या स्वास्थ्य की बात कर लें, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की तरफ अगर हम जाते हैं तो वो इतना महंगा हो चुका है कि एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो क्या प्राइवेट हॉस्पिटल होने के नाते आप लोगों की भी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि नहीं कुछ रेट कम रखे जाए? और जो आयुष्मान कार्ड की बात कर रहे थे आप, आयुष्मान कार्ड को लेकर भी बड़ी परेशानियां जो है वो लोगों को झेलनी पड़ती है, क्योंकि सारे प्राइवेट हॉस्पिटल पैनल पर नहीं है उसके। हाँ। और अगर कुछ है तो कुछ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स है, और वहां यही सवाल उठता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल जो है पिक एंड चूज की पॉलिसी जो है वो यहाँ पर अपनाता है कि जहां फायदा है वो डिपार्टमेंट्स तो पैनल पर, जहां नहीं है उनको नहीं पैनल पर रखा गया। अच्छा, मैं ये बोलना चाहूँगा कि हर आयुष्मान भारत जो है वो गवर्नमेंट ने बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों के लिए स्टार्ट किया, जिनकी इनकम 10,000 पर मंथ से कम है या 5 एकड़ लैंड नहीं है, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन अंडर प्रिविलेज के लिए स्टार्ट किया। तो उसके अंदर 50 करोड़ लोग हैं, 10 करोड़ फैमिलीज हैं, 18,000 हॉस्पिटल इम्पैनल्ड है और 5 लाख तक का कवरेज है। बहुत अच्छी सरकार की पॉलिसी है। जो लोग आयुष्मान भारत में नहीं कवर होते, मैं उनको ये सलाह देना चाहूँगा कि वो अपना एक मेडिकल इंश्योरेंस करवा लें। मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम 10,000 पर एनम होता है, बट इसमें कवरेज जो है 5 से 10 लाख तक की मिल जाती है एक फैमिली को। तो उसमें अगर उनको कोई भी बीमारी होती है जिसमें मेडिकल हॉस्पिटल जाना पड़ता है, उनका बिल होता है, तो वो कैशलेस हो सकता है इंश्योरेंस के थ्रू। अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पास गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है, उनको अपने खर्चे खुद बियर करने होते हैं, तो ऑब्वियसली चार्जेस गवर्नमेंट से ज़्यादा होंगे, हर चीज़ में चार्जेस होंगे। बट हाँ, हम लोग पुअर पेशेंट्स के लिए कंसेशन कर देंगे। गवर्नमेंट रेट्स पे हम लोग उनकी एंजियोप्लास्टी करेंगे या कोई भी प्रोसीजर है गवर्नमेंट रेट्स पे करेंगे। आयुष्मान भारत के लिए भी हॉस्पिटल 18,000 इम्पैनल्ड है, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी मैं बोलूँगा आयुष्मान भारत के पैनल पे आए। हम लोग भी पैनल पे आने के लिए अप्लाई करेंगे, ताकि जो अंडर प्रिविलेज सोसाइटी है या जो बिलो पॉवर्टी, उनको भी हम सर्व कर पाएँ। और हमारा जो मेन मिशन है इज टू सर्व पीपल। लेकिन सिद्धांत जी, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जब वो हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंचता है अपने इलाज के लिए, वो तकलीफ तो है ही, लेकिन जब वो उस तकलीफ को ठीक कराकर जब बाहर निकलता है तो जेब खाली हो जाती है। तो ये बड़ी मुश्किल और बड़ी परेशानी कहीं ना कहीं लोगों के सामने है। संदीप जी, अगर, क्योंकि देखिए सवाल तो हम बहुत उठा लेते हैं, बातें हम बहुत करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किसी भी समस्या का समाधान क्या हो, फिर चाहे शिक्षा की बात कर ले या हेल्थ की बात कर ले, उसके प्राइवेटाइजेशन की बात कर ले, कि बहुत ज़्यादा अगर फीस है स्कूलों की, बहुत ज़्यादा है, इलाज का जो खर्च है वो बहुत ज़्यादा है। ऐसे में बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं, कंपनियां हैं, CSR का एक प्रोविज़न भी बनाया गया है। आप खुद भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। यहाँ भी एक बड़ी खामी और बड़ी धांधली जो है वो कई बार देखने को मिलती है। देखिए, मैं एक उपाय तो आपके चैनल के माध्यम से आज जरूर जनता के सामने रख सकता हूं, सरकार के सामने।
लेकिन सबसे बड़ा संकट इस बात का है कि वो उस पर सवालिया निशान लग जाते हैं। यदि आपको याद हो, अभी कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की एक व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया गया था कि यदि हम एक कहावत बोलते हैं कि सरकारी नौकरी सबको चाहिए लेकिन सरकारी बस में कोई सफ़र नहीं करना चाहता, सरकारी नौकरी सबको चाहिए लेकिन सरकारी स्कूलों में अपने बच्चे कोई नहीं पढ़ाना चाहता, सरकारी नौकरी सबको चाहिए लेकिन सरकारी अस्पतालों में इलाज किसी को नहीं चाहिए, तो क्यों नहीं सरकार ऐसी व्यवस्था लागू कर देती कि जितने भी सरकारी अफसर हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करें, उनका ट्रीटमेंट रिस्ट्रिक्टेड कर दो आप सरकारी हॉस्पिटल्स में, तो क्यों नहीं दशा और दिशा सुधरेगी। आप मुझे बताइए कौन सा स्कूल सरकार का ऐसा चलाया जा रहा है जिसके शिक्षक की तनख्वाह किसी प्राइवेट स्कूल के शिक्षक से कम है। आप बुनियादी ढांचा वहां पर जाकर देखिए, जितना पैसा सरकार उन स्कूलों पर खर्च करती है, क्या एक प्राइवेट स्कूल का बजट उससे ज़्यादा है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन इस दिशा में कोई ना कोई ठोस कदम उठाने बहुत ज़रूरी हैं। अदरवाइज जिन चीज़ों पर एक बुनियादी सुविधाएं, जब हम बात करते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य की, यदि हमारी बुनियादी सुविधाएं, हम उन लोगों की बात नहीं करते जो आर्थिक रूप से सक्षम है, जैसे अभी सिद्धार्थ जी ने कहा कि बिलो पॉवर्टी लाइन या अंडर प्रिविलेज जो लोग हैं, तो हम क्यों उनको भगवान के ऊपर छोड़ दे रहे हैं? कहीं ना कहीं समस्या तो ये, यदि मेडिक्लेम है तो आप ट्रीटमेंट करा सकते हो, लेकिन मेडिक्लेम की जो प्रीमियम की राशि है उसका भुगतान करना भी ऐसे परिवार के लिए बड़ा एक चैलेंज हो जाता है। तो एक बहुत बड़ी आवश्यकता इस बात की है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बहुत बड़ी नेशनल लेवल की कंपनी है, वहाँ पर एक इशू था कि फैक्ट्री के अंदर टॉयलेट ब्लॉक जो बने हुए थे, जो कर्मचारियों के लिए टॉयलेट ब्लॉक था उसकी बिल्कुल दयनीय दशा थी, बिल्कुल नहीं जा पाते थे, लेकिन जो अफसरों का, अधिकारियों का अपना था उसमें बड़ा सुंदर सब कुछ बना हुआ था। तो जब मैनेजमेंट को लेटर लिखा गया तो जिनके सुप्रीम बॉस थे उन्होंने कहा भी समस्या क्या है? कह रहे जी बहुत बड़ा बजट है इसका। तो उन्होंने कहा भी एक छोटा सा उपाय मैं बता देता हूँ आपको, बहुत लंबा चौड़ा बजट नहीं है। कह रहे केवल 1000 रुपये में दूर हो जाएगी समस्या। उन्होंने कहा दोनों टॉयलेट ब्लॉक्स की नंबर प्लेट, नेम प्लेट बदल दो, जो कर्मचारियों के लिए है उसको अधिकारियों के लिए कर दो और जो अधिकारियों के लिए है उसे कर्मचारियों के लिए कर दो। ये इंप्लीमेंट करने के विदिन 15 डेज समाधान तो अच्छा है, तो टिपिकल है, लेकिन अगर इच्छा शक्ति है तो निश्चित रूप से मुश्किल यही है कि इसको इतना ही मुश्किल बनाया हुआ है कि कोई करना नहीं चाहता। दिक्कत यही है। इसके अलावा बात करते हैं कि स्वास्थ्य की बात करें, क्योंकि आप उसी सेक्टर से आप जुड़े भी हुए हैं, लेकिन इसके अलावा पॉल्यूशन भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। पूरे दिल्ली एनसीआर की प्रॉब्लम है, ना केवल फरीदाबाद की। और अगर ये इसी तरह चलती रही तो भविष्य में किस तरह की और बड़ी दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि कोविड से ज़्यादा नुकसान जो है ये पॉल्यूशन आने वाले समय में पैदा कर सकता है लोगों के सामने। पॉल्यूशन के मैं ये बताऊंगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लंग्स जो हैं उसमें ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। मतलब अस्थमा की शिकायत बढ़ जाती है, फिर एक क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ की शिकायत बढ़ जाती है। पॉल्यूशन की वजह से एक इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो सकता है, फिर हार्ट की शिकायतें बढ़ सकती है। हार्ट अटैक के, अगर पॉल्यूशन से ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक्सपोजर से हार्ट अटैक के रिस्क, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के रिस्क सब बढ़ सकते हैं। तो पॉल्यूशन एक एक प्रॉब्लम है हमारे स्टेट के लिए। बट पॉल्यूशन से बचने के लिए जो उपाय हैं, बट वही वो स्टेट लेवल पे यही हो गए कि इंडस्ट्रीज पे चेक रखना, फिर जो पहले दिल्ली सरकार ने किया था ऑड इवन का करना कार्स का, तो उससे हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करना। तो हमें अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रमोट करने से और इंडस्ट्रीज को चेक रखने से हम पॉल्यूशन को कंट्रोल में रख सकते हैं। और पॉल्यूशन जो है वो समय की कमी है। सिद्धांत जी, एक सवाल संदीप जी से भी ले लेता हूं, कुछ बताना चाह रहे हैं। जी संदीप जी। मैं जो अभी आप उपाय की बात कर रहे थे उसमें एक उपाय और भी एक बहुत बेहतरीन है, जिस प्रकार से हमने परिचर्चा की है सामाजिक संस्थाओं के तौर पर प्राइवेट हॉस्पिटल से। तो जो फरीदाबाद का बीके हॉस्पिटल है, एक तो सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि इतने समय में प्राइवेट सेक्टर ने तो बहुत जरूरत समझी कि फरीदाबाद में हॉस्पिटल चाहिए, हर दूसरे साल में एक नया हॉस्पिटल खड़ा हो जाता है, लेकिन सरकार को कभी आवश्यकता महसूस नहीं हुई कि बादशाह खान हॉस्पिटल के अलावा एक हॉस्पिटल और बने। बेहद जरूरी हो जाता है कि अगर प्राइवेट सेक्टर इस तरह से ग्रो कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो क्यों हमारा जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो पिछड़ता है। और इस सब के बीच एक सबसे बड़ा सवाल ये है, जो हमने शुरुआत में भी उठाया, कि अगर किसी शहर की तस्वीर और तकदीर को बदलना है तो आपको भी जिम्मेदार बनना पड़ेगा, आपको भी अपनी भागीदारी निभानी पड़ेगी। आप दोनों इस सत्र में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।